सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज के इस रिवीजन सेशन में जहां हम रिवाइज करेंगे स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। सर, हमने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग सुना है, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट सुना है। ये कौन सी अश्योरेंस एंगेजमेंट है? क्योंकि ऑडिट और रिव्यू भी तो हम अश्योरेंस देते थे। आंसर इज यस। जब मैं बोलता था ऑडिट, तो आप पता है कौन सी अश्योरेंस देते थे? रीजनेबल अश्योरेंस। ठीक है सर। जब मैं बोलता था रिव्यू, तब आपको पता है कौन सी अश्योरेंस देते थे? हाँ सर, लिमिटेड अश्योरेंस। बट ये दोनों जो अश्योरेंस आप देते थे, ये आप देते थे एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, जो रिप्रेजेंट करते थे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो जब भी आपका जो सब्जेक्ट मैटर है जिसको आप चेक करके ओपिनियन दोगे, इट इज अदर देन इट इज अदर देन द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो इस केस में सर क्या होगा? इस केस में ऐसे ही एप्लीकेबल होंगे। तो ये कहता है अश्योरेंस एंगेजमेंट में रिलेट टू एग्जामिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर विच इज अदर देन द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब सर ये सब्जेक्ट मैटर क्या क्या हो सकता है? इसके लिए ही हमारे पास ये तीन स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं। ऐसे ही 3400, ऐसे ही 3402, ऐसे ही 3420। अभी आज का जो रिवीजन है इसमें हम 3400 कवर करेंगे एंड हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि पहले अभी तक हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करते थे डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ। अब सर ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे चेक होगी? क्या हम ओपिनियन दे सकते हैं, क्या ओपिनियन नहीं दे सकते? ये सारी बात अभी हम इस रिवीजन में कवर करके चलेंगे। ठीक है सर। बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, ऐसे ही मैं आपको एक बात और बता दूं, यहां जो हम लेवल ऑफ एश्योरेंस देंगे वो क्या होगी? सर मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। तो ऑडिट में मैं क्या बोलता था? रीजनेबल एश्योरेंस। रिव्यू में मैं क्या बोलता था? सर रिव्यू में आप बोलते थे लिमिटेड एश्योरेंस। यहां द वर्ड यूज्ड वुड बी मॉडरेट एश्योरेंस। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। अब समझते हैं सर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है। ये एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है विच इज फ्यूचरिस्टिक। अब सर अगर आपको फ्यूचरिस्टिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकालने, तो क्या आपको थोड़ी अजम्पशंस बनानी पड़ेंगी? आंसर इज यस। इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन। सर अजम्पशन किसको लेके? कि आगे एंटिटी के पास कोई इवेंट होगा, आगे एंटिटी के केस में कोई इवेंट होगा और उस इवेंट पे एंटिटी कोई पॉसिबल एक्शन लेगी। फॉर एग्जांपल, एंटिटी ऑर्डर्स रिसीव करेगी तो एंटिटी ऑर्डर्स को फुलफिल करेगी। सो देयर इज अ चांस कि कोई इवेंट में अकर इन द फ्यूचर एंड देयर विल बी पॉसिबल एक्शंस बाय द एंटिटी। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे थोड़ी होता है। आपकी अजम्पशंस कुछ और हो सकती है, हमारी अजम्पशंस कुछ और हो सकती है। यही ये स्टैंडर्ड कहता है दिस इज वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर। दिस इज वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर एंड कहीं ना कहीं यहां पे आपकी जजमेंट लगेगी। तो यही आपने एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द अजम्पशंस। अजम्पशंस किसको लेके? एक तो आपके जो फ्यूचरिस्टिक इवेंट्स हैं, इवेंट्स दैट में अकर इन द फ्यूचर, और उन इवेंट्स पे एंटिटी क्या एक्शंस लेगी। एंड बिकॉज ये तो सबका अलग अलग हो सकता है, सो दिस इज हाईली सब्जेक्टिव एंड बेस्ड ऑन जजमेंट। क्या इतनी सी बात समझ आती है? हाँ सर। अब ये जो आपकी अजम्पशंस है ना, ये दो तरीके की अजम्पशंस है मार्केट में। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, ये जो आपकी अजम्पशंस है, ये दो तरीके की अजम्पशंस है मार्केट में। सर कौन कौन सी अजम्पशंस हैं? ये कहता है जो आपकी अजम्पशंस है ना, ये दो तरह की अजम्पशंस हैं। एक तो है बेस्ट एस्टीमेट अजम्पशन, एक है हाइपोथेटिकल अजम्पशन। फर्क क्या है? ध्यान से समझना। ये कहता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दो तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से? फोरकास्ट, प्रोजेक्शन एंड मिक्स ऑफ दीज टू। जो आपका फोरकास्ट है ना, इसमें लगती है बेस्ट एस्टीमेट अजम्पशन। सर बेस्ट एस्टीमेट अजम्पशन का मतलब है जैसा अब तक होता आया है आगे भी वैसा ही होगा। जैसा अब तक होता आया है आगे भी वैसा ही होगा, यानी इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस है, एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे वो अजम्पशन बनाते हैं कि आगे भी ऐसे इवेंट होंगे और उन इवेंट पे एंटिटी ऐसे एक्शंस लेगी। सो बेस्ट एस्टीमेट अजम्पशंस आर अबाउट द इवेंट्स एंड द एक्शंस विच आर एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, एंटिटी की आज तक जो सेल्स है वो 5% पर ईयर ग्रो हुई है, तो आगे भी ऐसी ग्रो होगी। तो सर ये प्रोजेक्शन क्या है? मैंने कहा प्रोजेक्शन ना फोरकास्ट का उल्टा है। जो आपका फोरकास्ट था वो तो आपने बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस सोचा कि हाँ आगे भी ऐसा ही होता रहेगा, बट प्रोजेक्शन कहती है कि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। सर कुछ समझ में नहीं आया? ये ना एकदम हाइपोथेटिकल अजम्पशंस की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर आपने शार्क टैंक देखा होगा, तो शार्क टैंक में लोग क्या करते हैं ना, पैसे फंड रेज करते हैं। हाँ सर। तो जब भी वो फंड रेज करते हैं तो सामने वाला शार्क उनसे पूछते हैं इन फंड्स का करोगे क्या? क्या इन फंड से तुम्हारा एबिटडा इंप्रूव होगा कि नहीं? तो वो कहते हैं जब आप हमको फंड्स दोगे तो हम मशीनरी लगाएंगे, मशीनरी से ये प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचेंगे तो हमारा एबिटडा इंप्रूव होगा। क्या ये कोई पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहे हैं? आंसर इज नो। दिस इज अ हाइपोथेटिकल अजम्पशन कि आप मेरे को पैसे दोगे तो मैं मशीनरी खरीदूंगा, मशीनरी खरीदूंगा तो ऑर्डर आएंगे, ऑर्डर आएंगे तो सेल होगा। सब मन गढ़ंत कहानी है। इसी तरह सपोज अगर आज की डेट में एप्पल बोलता है
कि अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कार इंट्रोड्यूस कर दी तो हमारा जो रेवेन्यू है वो 200% बढ़ जाएगा। तो क्या ये भी एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन है? आंसर इज यस, बिकॉज इसको सपोर्ट करने के लिए पास्ट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, तो ये आपके टू टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो जाती है। एक हो जाता है सर क्या, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस बेस्ड फोरकास्ट। एक हो जाता है प्रोजेक्शन विच इज बेस्ड ऑन हाइपोथेटिकल अजम्पशन, एंड लास्ट में आता है मिक्स ऑफ टू। अब सर एक बात बताओ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि पीएफआई बनाना है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाने? तो मैंने कहा मैनेजमेंट की है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मैनेजमेंट बोल दो या वर्ड यूज कर लो, रिस्पॉन्सिबल पार्टी एक ही बात है। ये कहता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारी रिस्पॉन्सिबल पार्टी बनाएगी। ठीक है सर, अब सर बनाएगी कैसे? अब सर बनाएगी कैसे, तो मैं एक बात बोलूं, सबसे पहले ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेंगे, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेंगे, यानी आज का रेवेन्यू ले लेंगे। ठीक है सर, इस रेवेन्यू पे ये तड़का लगाएंगे अजम्पशंस का। इस रेवेन्यू पे तड़का लगाएंगे अजम्पशंस का कि मान लो हमारा रेवेन्यू 20% ग्रो करेगा, तो ये अजम्पशंस लगाएंगे, एंड अजम्पशंस के बाद ये कैलकुलेशन वगैरह करके आपको प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो क्या मैं बोल दूं इनको तीन चीजें लगेंगी सर क्या? एक तो सोर्स डेटा जो आज के फाइनेंशियल्स है, उसके बाद इस पे ये अजम्पशंस लगाएंगे और किसी ना किसी मेथड से फोरकास्ट पे अराइव करेंगे। तो ये जो तीन नाम हैं, बेसिस ऑफ फोरकास्ट, अजम्पशंस और सोर्स डेटा, क्या ये आपको जाने पहचाने लग रहे हैं? अगर आपको थोड़ी नॉस्टैल्जिया वाली फील आ रही है तो चिंता मत करो, जल्द ही मैं इस नॉस्टैल्जिया को आपकी रियलिटी में बदलने वाला हूं। क्या बोल रहे हो सर? जिनको समझ आ गया वेरी गुड, जिनको नहीं आया अभी आ जाएगा। ठीक है सर, तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाने के लिए चार चीजें चाहिए सर क्या? सबसे पहले मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पीएफआई बनाएंगे। उसके साथ तीन चीजें देंगे बस सर, हमको पता है। बताओ बस का क्या मतलब है? बेसिस फॉर फोरकास्ट, अजम्पशन, सोर्स इंफॉर्मेशन। ठीक है सर, अब जो हमारा मेंबर है, यानी पर्सन हु विल बी एग्जामिनिंग द पीएफआई, इसका काम क्या है सर? इसको सबसे पहले बताओ क्या चेक करना पड़ेगा सर? इसको अजम्पशंस चेक करनी चाहिए। अल्टीमेटली प्रेजेंट से फ्यूचर पे जाने के बीच का जो रास्ता है वो क्या है? वो अजम्पशंस हैं। तो ही विल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस रिगार्डिंग द अजम्पशन, कि अजम्पशन ठीक है कि नहीं। अब दो अजम्पशन आपको पहले से ही पता है, आपकी फेवरेट अजम्पशन बन गई है, बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस और हाइपोथेटिकल अजम्पशन। तो चेक करो जो बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस है, बोला भी नहीं जा रहा, ठीक है, बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस है, दीज आर नॉट अनरीजनेबल, मतलब ये रीजनेबल है। जो आपकी हाइपोथेटिकल अजम्पशंस हैं, दीज आर कंसिस्टेंट विद द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये दो बातें आपने देखनी है। अब जब अजम्पशन ठीक है तो बना लो, भाई साहब, पीएफआई बना लो। पीएफआई इज प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर द गिवन अजम्पशन। जब आपने अजम्पशंस के हिसाब से पीएफआई बना लिया, तो मुझे एक बात बताओ, जो व्यक्ति पीएफआई रीड कर रहा है तो क्या उसको अजम्पशंस के बारे में पता होना चाहिए? हाँ सर, उसको भी पता होना चाहिए। तो आप ये अजम्पशंस डिस्क्लोज करके चलेंगे, आप ये अजम्पशंस कहीं ना कहीं डिस्क्लोज करके चलेंगे। अजम्पशन शुड बी डिस्क्लोज, चाहे वो बेस्ट एस्टिमेट हो या हाइपोथेटिकल अजम्पशन हो, प्लीज इनको डिस्क्लोज कर देना। ठीक है सर, एंड लास्ट बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में भी आएगी, ठीक है, ध्यान रखना कि आपने सिर्फ जो अपनी पीएफआई है वो अजम्पशंस के हिसाब से तो बनानी है, बट साथ ही साथ याद रखना है कि आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहे हो। जो आपके हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं ना, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टीमेट्स, उनको भी आपने इसी तरह अप्लाई करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जो आप डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करोगे वो डेप्रीसिएशन शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से करोगे या इनकम टैक्स एक्ट? सर, कंपनीज एक्ट। तो जो कंपनीज एक्ट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको आपने कंप्लाई करके चलना ही चलना है। तो ये चार आपके कह सकते हो ड्यूटीज हैं। अजम्पशंस देख लेना कि अजम्पशंस प्रॉपर हैं कि नहीं, उन अजम्पशंस के हिसाब से पीएफआई देख लेना प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड है कि नहीं, वो अजम्पशंस लोगों को भी डिस्क्लोज होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। एंड लास्ट में सर क्या आ जाएगा? आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करके चलना है। अब सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, क्या मैं पीएफआई पे ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता हूं? सर, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ज्योतिषी नहीं। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ज्योतिषी नहीं। हम नहीं कह सकते कि एंटिटी का आगे जाके रेवेन्यू ये होगा ही होगा, एंटिटी का ये रेवेन्यू आगे जाके होगा ही होगा। बस आप इतना बता सकते हो कि अजम्पशन आपको रीजनेबल या अनरीजनेबल लग रही है कि नहीं, बट आप ये नहीं कह सकते कि रेवेन्यू इतना होगा ही होगा। सो नो, यू कैन नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, बट आप क्या एक्सप्रेस कर सकते हो वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। ठीक है सर, तो मोटा माटी फोरकास्ट क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया, बेस्ट एस्टीमेट अजम्पशंस क्या होती है हमारे एक्सपीरियंस पे होती है हमने डिस्कस कर लिया, ये सारे एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस कर लिए। रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ पीएफआई किसकी होती है? सर, मैनेजमेंट की होती है। ये बात भी हमने अभी कवर कर ली। अब सर सारे बच्चे जल्दी से आ जाओ। क्या आपको पता है प्रोफेशनल एथिक्स में हमने क्लॉज किया था, क्लॉज 3 पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल, जो कहता है सर किसकी बात? क्लॉज 3 ईओई। मैं बोल बोल के थक गया, तुम सुन सुन के थक गए, जल्दी से बताओ क्लॉज 3 क्या कहता था? सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट if he allows his name or his firm name to be used in connection with a EOE। EOE यानी एस्टिमेट ऑफ अर्निंग। सर, ये अर्निंग्स
किस पे कंटिंजेंट है? दीज आर कंटिंजेंट अपॉन द फ्यूचर ट्रांजेक्शन। कब फ्यूचर ट्रांजेक्शन होगी, कब एंटिटी अर्निंग करेगी, और ये इस तरह से अपना नाम अलाउ कर रहा है दैट सामने वाले को लगे कि ये बोलता है जो फोरकास्ट है वो होगा ही होगा। दैट मे लीड टू अ बिलीफ दैट ही वाउचेस फॉर द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट। अब सर आपने कहा था कि इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आप अपनी रिपोर्ट में 3 बातें लिख देते हो, सर बस हमको पता है, बताओ क्या? बी फॉर बेसिस फॉर फोरकास्ट, किस बेसिस पे आपने फोरकास्ट बनाया, किस मेथड को लगा के, ठीक है। ए फॉर अजम्पशन, किन अजम्पशंस के हिसाब से आपने फोरकास्ट लगाया वो भी आपने बता दी। एस फॉर सोर्स इंफॉर्मेशन, कहां से आपने सोर्स इंफॉर्मेशन उठाई जिसके ऊपर आपने अजम्पशंस लगा के फोरकास्ट बनाया वो भी आप बताओगे। एंड लास्ट में आप बोलोगे हम इस फोरकास्ट पे गारंटी नहीं देते, दैट वी डोंट वाउच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट। अगर आप ये चीज लिखते हो तो फिर आप क्लॉज 3 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल में गिल्टी नहीं होगे। यहां आना चाहिए क्लॉज 3 ऑफ पार्ट 1 ऑफ योर सेकंड शेड्यूल। क्या ये बात समझ आती है? हाँ, तो ये एक प्रोफेशनल एथिक्स का पार्ट था जो आपको समझना जरूरी है। अब मेंबर की ड्यूटी क्या थी? मैंने मेंबर की ड्यूटी आपको प्रॉपर्ली बता दी कि सबसे पहले आपने देखना है जो बेस्ट एस्टीमेट अजम्पशंस हैं इसके रिगार्डिंग आप सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लेंगे। जो हाइपोथेटिकल अजम्पशंस है वो भी आप देख लेना कंसिस्टेंट है विद द पर्पस ऑफ द इंफॉर्मेशन। सपोज आप फंड्स रेज करें तो उसके लिए वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। फिर मैंने कहा था इसी के हिसाब से पीएफआई शुड बी प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन। अब आपको अजम्पशन पता है, मुझे पता है, लोगों को भी बताओ, डिस्क्लोज करो। इट शुड बी प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड, ठीक है। एंड लास्ट में आपने इसको कंसिस्टेंट बेसिस पे बनाना है एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या मैं ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता हूं? आंसर इज नो। आप ये ओपिनियन नहीं दे सकते कि जो पीएफआई में रिजल्ट्स लिखे हैं, जो पीएफआई में रेवेन्यू लिखा है वो अचीव होगा ही होगा, इसके ऊपर आप ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो सर हम ओपिनियन क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं? आप बस इतना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हो सर, क्या? ध्यान से समझना, यही बात वापस आएगी कि जो आपकी पीएफआई है इट हैज बीन प्रिपेयर्ड as per the assumptions। आप ये भी लिखोगे कि जो assumptions हैं ये कहीं ना कहीं अनरीजनेबल नहीं है, जो आपने प्रोसीजर्स करे उस हिसाब से ये अनरीजनेबल नहीं है। सर ये जब भी हम अपना ओपिनियन देते हैं और बोलते हैं कि जो हमने लिमिटेड प्रोसीजर्स करे उसके हिसाब से अनरीजनेबल नहीं है, यानी हमारा यहां पे जो कंक्लूजन होगा वो नेगेटिवली वर्डेड होगा। ये कहीं ना कहीं नेगेटिवली वर्डेड होगा जैसे रिव्यू के केस में होता है, ठीक है। प्लस आप इसकी बात बोलोगे सर क्या प्रिपेयर्ड की बात तो करेंगे और प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर की भी बात करेंगे कि प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड है। तो ये 3 चीजों के ऊपर आपने अपना ओपिनियन देना होता है। अजम्पशंस अनरीजनेबल नहीं है, जो पीएफआई है वो इन्हीं अजम्पशंस के हिसाब से बना है, प्लस दैट पीएफआई इज प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड, प्रेजेंटेड एंड इसमें जो भी अजम्पशंस हैं दीज आर प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड। क्या ये बेसिक बात समझ आती है? हाँ सर। अब सर बता दो क्या क्या प्रिकॉशंस हमको लेके चलने हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हमको लेके चलने हैं। तो मैंने कहा प्रिकॉशन सबसे पहले देख लेना इंटेंडेड यूज, क्या ये किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए या जनरल यूजर, बिकॉज इट विल डिपेंड कि किसकी डिस्ट्रीब्यूशन, कहां ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या ये जनरल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दोनों पॉइंट्स तो कनेक्टेड हैं, ठीक है सर। तीसरा आपने देखना है नेचर ऑफ द अजम्पशन, क्या ये अजम्पशन बेस्ट एस्टीमेट अजम्पशन है या हाइपोथेटिकल अजम्पशन। तो ये भी एक प्रिकॉशन है जो आपने देखना है बिफोर एक्सेप्टिंग सच एंगेजमेंट, ठीक है सर। एंड लास्ट में कहता है एलिमेंट्स विल बी इंक्लूडेड इन इन्फॉर्मेशन। सर ये कौन से एलिमेंट्स हैं? ये तीनों एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, बेसिस ऑफ फोरकास्ट, अजम्पशंस, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लास्ट में कहता है पीरियड कवर्ड। कितने पीरियड का आप फोरकास्ट बना रहे हो, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, वो बात भी आप यहां लिखोगे। तो ये तीनों पॉइंट्स को पेन से लिख देना। ये तीनों पॉइंट्स को याद नहीं आएंगे ना तो पेन से लिख देना। सर पेन का क्या मतलब है? पी फॉर पीरियड, ई फॉर एलिमेंट, एन फॉर नेचर। बोलो मेरे साथ, पी फॉर पीरियड, ई फॉर एलिमेंट, एन फॉर नेचर। तीनों की तीनों बातें आप लिख के चलेंगे। नेचर ऑफ द अजम्पशन, वेदर इट इज अ बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन और अ हाइपोथेटिकल अजम्पशन। उससे पहले आपने बस ये देखना है हु आर द इंटेंडेड यूजर्स, क्या ये जनरल यूजर्स के लिए या फॉर एनी स्पेसिफिक यूजर्स, यानी आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे। अब सर आते हैं एग्जामिनेशन प्रोसीजर। इसको करने के लिए एकदम बढ़िया वाला तरीका है डिवाइड एंड रूल। सर इसका क्या क्वेश्चन है? ये बेसिकली कहता है कि जो आपने एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स करने हैं एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ ऑडिटर, वो आप कितना करोगे, वो उसकी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, वो किन मैटर्स पे डिपेंड करेगी। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, 5 मैटर्स आप इसमें याद करो, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 2 मैटर रिलेटेड है एंगेजमेंट टीम से, 2 मैटर्स रिलेटेड है मैनेजमेंट से, 1 है रिलेटेड टू बिजनेस। एंगेजमेंट टीम वाले 2 मैटर बता दो। सर एंगेजमेंट टीम का नॉलेज, एंगेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस। कम ऑन, एंगेजमेंट टीम का नॉलेज, एंगेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस, यानी एंगेजमेंट टीम की क्या नॉलेज है अबाउट दिस
इंगेजमेंट, ठीक है। सो नॉलेज ओब्टेन्ड इन द प्रीवियस इंगेजमेंट, इससे आपको पता चल जाएगा कि इनके पास नॉलेज है कि नहीं इस क्लाइंट को लेके, ठीक है सर। प्लस इनका क्या एक्सपीरियंस है इस तरह के बिजनेस को लेके, इस तरह की इंडस्ट्री को लेके, प्लस रिपोर्टिंग ऑन पीएफआई। तो नॉलेज और एक्सपीरियंस देख लेना, सिंपल सी बात है, समझ गए सर। मैनेजमेंट का क्या देखना है, कॉम्पिटेंस, क्या मैनेजमेंट को आता है, क्या मैनेजमेंट बना पाएगा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये देख लेना। दूसरा ये देखना प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में मैनेजमेंट की जजमेंट कितनी इन्वॉल्व है। जितनी मैनेजमेंट की जजमेंट इन्वॉल्व होगी उतनी आपकी एक्सटेंट ऑफ चेकिंग बढ़ जाएगी, उतना आपका मेहनत बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना एक्सटेंट टू विच द पीएफआई इज अफेक्टेड बाय मैनेजमेंट जजमेंट। एंड लास्ट में स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, जो स्टेबल बिजनेस है उसके केस में प्रोजेक्शंस करना आसान है, बट अगर कोई अनस्टेबल बिजनेस है, कभी तो बहुत ऊपर कभी बहुत नीचे, फिर बहुत ऊपर फिर बहुत नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो परेशान हो जाएगा ऑडिटर, बेचारा ऑडिटर परेशान हो जाएगा, पता ही नहीं लगा पाएगा कि इसका प्रोजेक्शन ठीक है या नहीं। तो यही 5 बातें ध्यान रखनी है, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ऑडिटर, उसके बाद जो आपका मैनेजमेंट है उसकी कॉम्पिटेंस, एंड उसके बाद इसके रिलेटेड एक और पॉइंट क्या था, जजमेंट कितनी लगाई है बंदे ने, एंड लास्ट में आता है स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो जस्ट गो इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर, मजा आ जाएगा। क्या यहां तक सारी बातें समझ आती है? हाँ सर, तो ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया। अब इसके बाद ये कहता है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। जब आप पीएफआई प्रेजेंट और डिस्क्लोज कर रहे हो तो सर आपने बस 5 चीजें ध्यान रखनी है। तो मैंने आपको क्या बोला था, हम ओपिनियन देते वक्त क्या चेक करेंगे, अजम्पशंस प्रॉपर है कि नहीं। अजम्पशंस ही नहीं, प्रॉपरली आपकी जो पीएफआई है ये प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। अब सर इसमें क्या क्या आएगा, मैंने कहा सिंपल सी बात है, डिस्क्लोजर की बात करते हैं। तो मान लो मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया ही नहीं, सो व्हाट शुड बी डिस्क्लोज्ड एज पर AS1 अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो सबसे पहले सर आप स्टार्ट करोगे अकाउंटिंग पॉलिसीज के साथ, दैट द अकाउंटिंग पॉलिसीज आर क्लियरली डिस्क्लोज्ड, ठीक है सर। और बताओ मैंने इस चैप्टर में आपको क्या सिखाया, क्या डिस्क्लोज होना चाहिए सर, अजम्पशंस डिस्क्लोज होनी चाहिए, चाहे आपकी बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस हो या हाइपोथेटिकल अजम्पशंस हो, वो डिस्क्लोज होनी चाहिए। वेरी गुड। सो अजम्पशन शुड बी एडिक्वेटली डिस्क्लोज इन द पीएफआई, चाहे बेस्ट एस्टिमेट हो या हाइपोथेटिकल अजम्पशन हो। शुभम सर दोनों की दोनों डिस्क्लोज होनी चाहिए। और बताओ क्या डिस्क्लोज होना चाहिए सर, हमने बचपन में सीखा था सिर्फ अकाउंटिंग पॉलिसी ही नहीं, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी शुड ऑल्सो बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। साथ ही साथ रीजन बताओ भाई क्यों चेंज हुआ और उसका क्या इंपैक्ट है पीएफआई पे, वो भी आप बता के चलोगे, ठीक है सर। 3 चीजें तो डिस्क्लोजर में आ गई, अकाउंटिंग पॉलिसी, अजम्पशंस, चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। और बताओ सर क्या आएगा, मैंने कहा इसमें डेट भी आएगी। सर ये डेट वाला जो पॉइंट है यहाँ पे स्पेशल है, लाइक आवर लाइव्स। डेट क्यों आएगी सर, डेट से पता चलेगा पीएफआई कब बनी है, बिकॉज जिस दिन पीएफआई बनी है उसी दिन चेक किया जाता है अजम्पशंस रीजनेबल थी या नहीं थी। सो डेट ऑन विच पीएफआई इज प्रिपेयर्ड, बिकॉज मैनेजमेंट नीड्स टू कंफर्म दैट द अजम्पशंस आर एप्रोप्रिएट ऑन दिस डेट, इवन दो जो आपकी बाकी इंफॉर्मेशन है दिस कैन बी एक्यूमुलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड लास्ट में आता है मेक श्योर इसकी जो प्रेजेंटेशन, अभी तक हम डिस्क्लोजर की बात कर रहे थे, मेक श्योर इसकी जो प्रेजेंटेशन है दैट प्रेजेंटेशन इज इंफॉर्मेटिव, उसमें सारी इंफॉर्मेशन जो जो रिक्वायर्ड है वो दे रखी है, प्लस अगर इंफॉर्मेशन होगी तो फिर ये मिसलीडिंग नहीं होगी। तो ये 5 बातें आपने ध्यान रखनी है। जल्दी से बताओ सर क्या, एक आ गई अकाउंटिंग पॉलिसी, एक आ गई बेस्ट एस्टिमेट और हाइपोथेटिकल अजम्पशन, एक आ गई चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, एक आ गई डेट, एंड ई फॉर मिसलीडिंग। सर आपको ये सारे पॉइंट्स कैसे इतनी जल्दी याद हो जाते हैं? मैंने कहा सिंपल सी बात है, ABCDE प्रेजेंट और डिस्क्लोज करना है। बोलो मेरे साथ, ABCDE प्रेजेंट और डिस्क्लोज करना है। A फॉर अकाउंटिंग पॉलिसी, B फॉर बेस्ट एस्टिमेट और हाइपोथेटिकल अजम्पशन, C फॉर चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, D फॉर डेट, एंड E फॉर इट शुड नॉट बी मिसलीडिंग। ठीक है, ठीक है सर, मजा आ गया। अब आता है सर रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ पीएफआई। ध्यान से समझना सर, इस रिपोर्ट में कुछ जैसे हाईफाई सी चीज नहीं है। एक बात जो मैंने आपको पहले से बता दी थी, क्या आप नेगेटिव अश्योरेंस दोगे। नेगेटिव अश्योरेंस का मतलब हमको कुछ ऐसा नहीं मिला, हमको कुछ ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि पीएफआई ढंग से नहीं बना, ठीक है, या फिर अजम्पशंस रीजनेबल नहीं है। सो आपने नेगेटिव अश्योरेंस देके चलनी है, ठीक है। प्लस आप अपना ओपिनियन देंगे दैट जो पीएफआई है ये अजम्पशंस के हिसाब से प्रॉपर्ली बना है एंड प्रेजेंटेड है एज पर द एफआरएफ। ये बेसिक सी बात आप दे देना। प्लस आप रिपोर्ट में और क्या बोलोगे, हमें जब हम एग्जामिनेशन कर रहे थे क्या आपको कुछ ऐसा मिला, जब आप एग्जामिनेशन कर रहे थे क्या आपको कुछ ऐसा मिला दैट अजम्पशंस डोंट प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस फॉर पीएफआई। फिर आपका ओपिनियन दैट पीएफआई हैज बीन प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस एंड प्रेजेंटेड एज पर एफआरएफ। यही बात मैं आपको पहले ही बताई थी, वापस बता दी, कोई जैसा नया नहीं है, ठीक है सर। फिर उसके बाद ना आप लोगों को थोड़ा सावधान कर देना। लोग क्या होते हैं ना, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम और साइन देखते हैं ना तो थोड़े खुश हो जाते हैं कि यार ऐसा तो होगा ही होगा, अब ये एंटिटी तो ये ऊंचाइयां अचीव करेगी करेगी। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये बात लिख देना कि जो पीएफआई में रिजल्ट्स दिख रहे हैं, पीएफआई मतलब प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसमें जो रिजल्ट्स दिख रहे हैं हो सकता है ये अचीव ना हो। एक्चुअल रिजल्ट्स आर लाइकली टू बी डिफरेंट फ्रॉम द पीएफआई।
ठीक है, हो सकता है वो इवेंट्स हो ही ना और उन इवेंट्स पे फिर एंटिटी कोई एक्शन भी ना ले। प्लस अगर आपकी जो पीएफआई है वो किसी रेंज में है, रेंज का क्या मतलब है, एंटिटी ने बोला आगे जाके जो हमारा रेवेन्यू है ये सर क्या होगा, ये कहीं ना कहीं 1,000 करोड़ से लेके 2,000 करोड़ तक होगा। तो क्या ये एक रेंज हो गई? हाँ सर ये तो रेंज हो गई। तो आप बोल सकते हो कि हो सकता है जो एक्चुअल रिजल्ट है ना वो इस रेंज में आई ना, जो एक्चुअल रिजल्ट है वो इस रेंज में आई ना। तो स्टेट दैट देयर कैन बी नो अश्योरेंस, हम कोई अश्योरेंस नहीं दे रहे दैट एक्चुअल रिजल्ट्स विल फॉल विद इन दिस रेंज। हमने तो बस इतना बोला कि अजम्पशंस के हिसाब से प्रॉपर्ली बने हैं। ठीक है, ठीक है सर, इतनी सी बात आपने कहनी है। अगर आप बात कर रहे हो प्रोजेक्शन की, प्रोजेक्शन का क्या मतलब था, हाइपोथेटिकल अजम्पशन। तो आप बोल देना हाइपोथेटिकल जो अजम्पशन है इवेंट्स की और एंटिटी के एक्शंस की, हो सकता है वो ना हो और आपने रीडर्स को कॉशन करके चलना है। प्लस जो भी आपकी हाईली सेंसिटिव अजम्पशंस है इनको डिस्क्लोज करके चलना। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कंपाउंडिंग रेट लगाया, ग्रोथ रेट लगाया, दीज आर द सेंसिटिव अजम्पशन, तो वो ग्रोथ रेट्स वगैरह को आपने प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करके चलना है। अब सर ये क्या लिखा है, क्वालिफाइड एडवर्स, ये मैं आपको एक बार नोट से करा देता हूं, बहुत इजीली हो जाएगा। देखो क्या कहता है, ये कहता है अगर आपको लगता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज नहीं है, जो आपको कहा था मैंने कि प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज होनी चाहिए, अगर नहीं है तो क्वालिफाइड और एडवर्स कंक्लूजन आएगा, या आप विड्रॉ कर सकते हो इफ एप्रोप्रिएट। ठीक है, ये आपने समझना है। अगर सर जो हमारी सिग्निफिकेंट अजम्पशंस हैं यही प्रॉपर नहीं है, हमारी जो सिग्निफिकेंट अजम्पशंस है यही प्रॉपर नहीं है, तो मुझे एक बात बताओ, सिग्निफिकेंट अजम्पशंस का इंपैक्ट लिमिटेड होगा या परवेसिव? सर ये तो परवेसिव होगा। फॉर एग्जांपल ग्रोथ रेट या कंपाउंडिंग रेट, जो ग्रोथ रेट कंपाउंडिंग रेट लगा के आपने प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू निकाली है तो पूरे फाइनेंशियल्स को अफेक्ट कर रही है। हाँ, तो इस केस में अगर आपको लगता है गलती है तो आप एडवर्स कंक्लूजन दोगे बिकॉज द इंपैक्ट इज परवेसिव, आप विड्रॉ भी कर सकते हो। यही सेम बात पहले में भी लिखी थी। ठीक है सर, लास्ट में कहता है अगर आपको एविडेंस नहीं मिला, इधर देखो, लास्ट में कहता है अगर आपको एविडेंस नहीं मिला। सर एक बात बताओ, अगर हमें एविडेंस नहीं मिला, अगर हम प्रोसीजर्स नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर। बट यहां समथिंग इज डिफरेंट, ये कहता है इफ यू आर अनेबल टू परफॉर्म द प्रोसीजर अज्यूम दैट ऑल द प्रोसीजर्स यू कुड नॉट परफॉर्म सो द इंपैक्ट इज परवेसिव। तो इस केस में डिस्क्लेम और विड्रॉ आ जाएंगे। तो यही बेसिक सी बात बस आपको समझ के चलनी है। लास्ट में आता है डॉक्यूमेंटेशन। सर डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब है? डॉक्यूमेंटेशन में आपने कुछ नहीं, बस डॉक्यूमेंट करना है कि आपको प्रॉपर एविडेंस मिल गया टू सपोर्ट द एग्जामिनेशन ऑफ पीएफआई, एंड ये जो आपने पीएफआई किया ये एज पर द स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट किया है। अब आ जाओ क्वेश्चन देखो। अ कंपनी हैज अप्रोच सीए हेमंत फॉर एन अश्योरेंस रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पीएफआई ऑफ अ प्रोजेक्ट। ऑन गोइंग थ्रू द प्रोजेक्ट डिटेल्स इट्स नोटिस दैट डेप्रिसिएशन रिफ्लेक्टेड इन द फिक्स्ड एसेट्स, जो आपने डेप्रिसिएशन लगाई है ना प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, ये आपने इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से लगाई है, ना कि जो आपका कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 2 होता है। ठीक है, इसके हिसाब से लगानी थी ना भाई साहब, उसके रेट लेने थे। इनकम टैक्स एक्ट के रेट कौन लेता है? तो आपको शुभम सर ने सर क्या बताया था जब मैं वो 4 प्रोसीजर बताया था, बताओ क्या क्या थे वो 4 प्रोसीजर? एविडेंस लेना कि जो अजम्पशन है, चाहे हाइपोथेटिकल हो या बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन हो, ये प्रॉपर होनी चाहिए। अगर अजम्पशन प्रॉपर है तो पीएफआई बना लो। अब आपने पीएफआई बना ले तो डिस्क्लोज तो करो अजम्पशन क्या यूज की थी। एंड लास्ट में मैंने बोला था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करना, जैसे आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में करते हो। तो इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजिंग द एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यहां पे आपने कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट कंसीडर करनी होती है और डेप्रिसिएशन उसी हिसाब से निकलती है। तो जो डेप्रिसिएशन उन्होंने निकाली इट इज इम्प्रॉपर। अब सर यहां पे हम कौन सा पार्ट लें? 3 थी हमारे पास। एक था प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर प्रॉपर नहीं है, दूसरा था कि हमारी अजम्पशंस प्रॉपर नहीं है, एंड चौथा क्या था सर? चौथा था कि हम प्रोसीजर नहीं कर पा रहे। तो इसमें से सबसे पहला ही वाला सूटेबल लग रहा है, दैट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इज नॉट एडिक्वेट। तो आप क्वालिफाइड और एडवर्स को कंक्लूजन दोगे एंड आप विड्रॉ भी कर सकते हो फ्रॉम एंगेजमेंट एज एप्रोप्रिएट। यहां पे वर्ड ओपिनियन यूज नहीं होना चाहिए, यहां वर्ड जनरली हम कंक्लूजन यूज करके चलते हैं। तो ये बेसिक बात आपने समझ के चलनी है। 23 minutes and 40 seconds it took us to revise this whole essay. I am sure कहीं ना कहीं आपको ये ऐसे ही बड़ा हल्का लगा होगा। कई लोगों को लगा होगा सर हम तो बड़ा इसको हाई फाई समझ रहे थे, इसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो मेक श्योर जो मैंने आपको तरीके बताए बस आपने इसको इसी फ्लो में रिवाइज करना है। मुझे नहीं लगता 25-30 मिनट से ज्यादा कभी लगेंगे रिवाइज करने में। एंड ओवर द टाइम हो सकता है जब आप इतने शानदार बन जाओ रिवाइज करके आप इसको 15 से 20 मिनट में भी रिवाइज कर लो। तो थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग टुडेज रिवीजन। यूं ही खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और इस बार के एग्जाम्स में रॉक करेंगे। कीप गोइंग लाइक दिस।